दिन का डर शुरू आयो धुनी में। आज YouTube का जमाना आया, सोशल मीडिया का जमाना है, तो आज तो आप फ्री के प्रोडक्ट हैं। तो आज कहीं ना कहीं हम लोग कुमाऊनी के लोग मूल से भटक रहे हैं, आप फिर से हमें मूल पे ला रहे हैं। यही गुरु का काम होता है। इंसान है हम जी, दिल भी है हम पे। टी सीरीज में एक बार हमको बहुत साथ में काम करने का मौका मिला, जब जिस व्यक्ति को कभी इतना अधिक पढ़ने का मौका नहीं मिला, उन्होंने कैसी अद्भुत बात कैसेट और ₹35 का कैसेट खरीदना होता था, और तब आप उस कलाकार को सुनते थे। तो उस समय कुमाऊनी भाषा का इतना दोहन हो चुका था हमारे क्षेत्र और हृदय भी बोला बूढ़े हो चुके हैं, मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन तू जवान है, तेरे से कुछ उम्मीद है। यही कारण रहा कि आप कुमाऊनी के इतनी नजदीक पहुंचे। जी, मुझे नहीं लगता कि आजकल के जितने भी नए कलाकार हैं इन शब्दों को वाले व्यक्ति का जो हमारे काम करने वाले व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अधिक होती है। बहुत बड़ी बात तो रचनाकार की होती है, जिनको अक्सर गाने वाला भूल जाता है। तो मैं लोक और रचना में थोड़ा सा आपके से जानना चाहता हूँ कि क्या अंतर है। जन्मा भूमि तेरी जय जयकारी हो। उन बच्चों की तरफ से एक प्रश्न आपसे करना चाहता हूँ कि क्या उन बच्चों का कभी मन हुआ आपके साथ काम करने का, तो आप स्वागत करेंगे? प्रोडक्ट हमको 40% नहीं मिलता जी, हमें 40% तो तैयार मिले बच्चा जी, जो पढ़ के आया। अच्छे कवि लोग एक बात कहते हैं कि जो वृक्ष नए कोपलों को का स्वागत नहीं करते हैं वो ठूट हो जाते हैं। अभी तक बहुत सारे कलाकारों की पेमेंट जो है संस्कृति विभाग से होता ही है, या सत्ता पक्ष की पार्टी का अगर कोई काम हो रहा है तो संस्कृति विभाग से कह दिया जाता है, क्योंकि दूसरा कलाकार तो 1 लाख रुपया अकेला मांग रहा है गीत गाने के, और उनको 8,000 रुपए 10,000 रुपए, और वो 15 कलाकार, क्या मानदेय मिलता है साहब? मुट्ठी भर लेके हम जमीन चल देंगे एक दिन आसमान में, मेरे पाँवों के तुम निशान पाओगे छोटे खलियान में। किसी से कुछ लिया ना कुछ रखा ना बकाया रे, दोनों हाथों से लुटाया कुछ ना बचाया रे। अपनी दुनिया के तो थे राजा हम, जी लेंगे हाई सी गुमान में, ऊपर भी हाथ ना फैलाएंगे, गेहूं बोएंगे आसमान में। देश के युवाओं के चहेते हमारे मित्र बड़े भाई नीलोत्पल मृणाल जी ने इतनी अच्छी बात कही, लेकिन उत्तराखंड के लोक को जीवंत रखने वाले, उत्तराखंड लोक के प्रहरी, और मुझे लगता है कि उनसे बड़ी आवाज़ लोक में वर्तमान में नहीं है। उसको मैं पूरे, चूंकि इंट्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा विस्तार से न जाते हुए, मैं श्री डॉक्टर अजय ढोडियाल साहब का वॉइस ऑफ परिवर्तन के इस विशेष पॉडकास्ट शो में स्वागत करना चाहूँगा। आपका हार्दिक स्वागत है सर। बहुत बहुत जैसा मैंने शुरुआत ही कर दी है, और मैं सबसे पहले ये चाहूँगा कि इन दिनों पूरे उत्तराखंड को लोक से जोड़ने का काम आपने किया। आपने स्वर्गीय श्री हीरा सिंह राणा जी की पंक्तियों को अपने स्वर देकर अमर कर दिया, और इसमें आपके एक सहयोगी भी हुआ करते थे। मैं बात वहाँ से शुरू करना चाहता हूँ, मैं दीवानदा के पास जाना चाहता हूँ। आप कुछ भी बोल दीजिए सर, वहाँ से कैसे जोड़ी बनी, क्या था? देखिए, आज दीवानदा अब दुनिया में नहीं रहे। खैर, एक दिन तो ऐसा आता ही है कि जब बिछड़ना ही होता है, यारों को भी और इस दुनिया से भी आदमी को जाना होता है। लेकिन हमारी मित्रता बड़ी पुरानी रही। मैं और दीवानदा, हमारा साथ करीब 33-34 साल का था। 90 के दशक से हम साथ में थे, और ये बात अलग है कि हमने गीत एक साथ युगल रूप में नहीं गाए थे, जुगलबंदी में नहीं गाए। जुगलबंदी हमने 1.25 साल पहले। मैं माफी चाहता हूँ आपसे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, कोई बात नहीं है। तो इंसान है हम, तो दिल भी है हम पे। तो वो हृदय नहीं पत्थर और है जिसमें स्वदेश का भाव नहीं, और आपने मित्रों के प्रति ये प्रेम, नहीं बिल्कुल, आपके बड़प्पन, आपके व्यक्तित्व को झलका रहा है सर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। और खैर, उस बात पर आते हैं। तो हम मंचों पर साथ गाया करते थे। उसके बाद मतलब कैसेटों में वो अलग कैसेट बनाते, रिकॉर्ड करते थे, मैं अलग रिकॉर्ड करता था। उस वक्त का जो वक्त था, तो अलग अलग कैसेटें आती थी। फिर हम टी सीरीज में एक बार हमको बहुत साथ में काम करने का मौका मिला, जब उनकी एक कैसेट आई थी ठाट बाट, तो उसका वीडियो निर्देशन करने का मौका मुझे मिला। टी सीरीज ने मुझे कहा कि आप इसका वीडियो बनाइए, क्योंकि उसमें बहुत साहित्यिक गीत थे, प्रेम रस के ही गीत थे। मैक्सिमम सारे ही गीत प्रेम रस के, वो गाते ही वैसे थे। तो जैसे एक गीत था उस कैसेट में कि लिखूं अपना हिया का,
दिन रात रूछो तेरो ख्याल, तर के बिगड़ी जानो मेरा मन समाई जानो। क्या तो इस ये वाला गीत था उस कैसेट में, जी। और बहुत अच्छे 8 गीत थे। तो उसको हमने रानीखेत और मानिला अल्मोड़ा के जी। वादियों में उसको फिल्माया हमने। तो उस वक्त मैं और दीवानदा लगभग बहुत वक्त तक साथ रहे जी। ये सफर चलता रहा। अचानक जब साथ की बात कहूं मैं, ये हुआ कि बातें आई गई, और जमाना तो क्या है आज का, जो सोशल मीडिया का जमाना है, जब से पहले तो कैसेटें हुआ करती थी, तो उस समय जो आपका श्रोता होता था वो आपको पैसा देकर आपके गीत खरीदता था। जी। आप समझिए उस बात बड़े को, सम्मान के कि साथ आपको 25 रुपए का कैसेट और 35 रुपए का कैसेट खरीदना होता था, और तब आप उस कलाकार को सुनते थे। तो उस समय एक ऐसा दौर था कि आदमी चुनिंदा कलाकार को सुनता था, सबको नहीं सुनता था ना, क्योंकि उसको पैसा खर्च करना होता था। आज यूट्यूब का जमाना आया, सोशल मीडिया का जमाना है, तो आज तो आप फ्री के प्रोडक्ट हैं। आपको जो नहीं भी सुनना चाहेगा वो भी एक क्लिक करके सुन सकता है। आपको व्यूअर मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन उस समय के जो श्रोता थे वो बहुत पक्के श्रोता, बहुत दूसरे टाइप के श्रोता थे। वो खरीद के आपको पैसा दे करके सुनते थे। तो उस क्वालिटी को उस समय मेंटेन करना होता था। आज क्या है कि आप अगर गाना चाहते हैं, कोई भी गाना चाहता है, वो अपना यूट्यूब चैनल बनाए और अपना गा दे, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में देखा जाएगा कि आपको सुन रहा है कोई कि नहीं सुन रहा है, लेकिन तब भी आपको 1000-2000 आदमी सुन ही लेगा, है ना। और दौर ऐसा बदला है कि क्वालिटी है चाहे नहीं है, कैसा ही है वो चलेगा, आपके पास प्लेटफॉर्म है। उस समय प्लेटफॉर्म नहीं था। आपको कंपनी भी, यानी बहुत बड़ी कंपनियां भी आपको तब रिकॉर्ड करती थी जब उन्हें पता चलता था कि आपकी कैसेट बिक रही है, आप बिकाऊ हैं। ऐसा नहीं था वहां कि आप चले गए साहब मेरा कैसेट रिकॉर्ड कर दीजिए, ये तो हो ही नहीं सकता था। तो वो जमाना और आज का जमाना बहुत बदल चुका है। तो फिर क्या हुआ कि दीवानदा भी कहीं गुम हो गए। सोशल मीडिया के जमाने में वो नहीं रहे, सोशल मीडिया के जमाने में मैं भी नहीं रहा। मैंने भी कुछ एक गीत गाए, कुछ गीत दीवानदा भी गाते थे, लेकिन हम प्रचलित नहीं थे सोशल मीडिया में। तो मैंने एक दिन ऐसे ही जो है दीवानदा को फोन किया अल्मोड़ा। मैंने कहा दीवानदा क्यों ना कुछ नया किया जाए, सोशल मीडिया का जमाना है और युगल जोड़ी पुरुषों में अब तक इस ढंग से नहीं आई है। आई हैं, ऐसा नहीं है, पहले भी पुरुष युगलों ने गाया है, एक साथ जुगलबंदी में गाए गए गीत, लेकिन मेरा थोड़ा कंसेप्ट अलग था। मैंने कहा हम कंटिन्यूटी में गाएंगे और थोड़ा सा अलग करते हैं, लोक गाएंगे, लोक और साहित्य। साहित्य नहीं छोड़ना है और उसमें पूरा लोक हो। हमको धूम धड़ाका नहीं मचाना, एक अलग तरह का, इस तरीके का एक रास्ते पर चलते हैं। उसके बाद फिर तो उन्होंने मुझे कहा कि कौन सा गीत आपने सुना है और आप मेरे को वो गीत और धुन जरा भेज दीजिए। मैंने भेजा। शेरदा अनपढ़ की रचना थी। दी दिना का डेर शुरुआ यो दुनी में, ना तेरे नाम यार शुरुआ। सर गा के ही आप? हाँ जरूर, मैं अभी उसको पूरा इस वाक्य को कर देता हूँ। फिर मैंने उनको बोला, उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। उन्होंने कहा यार फिर इसकी अनुमति तो लेनी चाहिए हमको। मैंने कहा एकदम मेरी बात हो चुकी है शेर सिंह बिष्ट जी के बेटे से, आनंद बिष्ट जी से, और उन्होंने कह दिया है कि भाई आप गाना, लेकिन शब्द कोई भी उसमें बदलाव। और मैंने कहा रचना में बदलाव नहीं होना भी नहीं चाहिए, कवि की रचना में बदलाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हाँ, म्यूजिक पर फिट करने के लिए कहीं पर कोई शब्द ए हो ये जुड़ सकता है या उससे हट सकता है, क्योंकि लयबद्ध करना पड़ता है और मात्राओं में गाना पड़ता है। तो फिर वो तय हो गया और पहला गीत आ गया, और उसको जो है इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला कि मिलियंस में गया। उसके अलावा मिलियंस में, रील्स में गया। हाँ, खूब उसको लोगों ने पसंद किया। उसकी 2 पंक्तियां सुनाता हूँ। दी दिन का डर शरुआयो धुनी में, ना तेरे नाम यार शेरुआयो धुनी में, तेरी माटा की छन शेरुआयो धुनी में, कि मटकू छे कान शेरुआयो धुनी में। एक पद है उसका, बहुत मार्मिक पद है, और मैं और दीवानदा कई बार इसका जिक्र भी करते थे कि जब इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो ये गीत गाया जाएगा। तो उसमें था वो पद, और उसको उन्होंने पहली लाइन दीवानदा नहीं गाई थी उसकी।
चित में जब चढ़ाल शेरुआ दुनी में धुआं पण देखल शेरुआ दुनी में फिर पूछली पराणी शेरुआ दुनी में कि छुड़ी गई निशानी शेरुआ दुनी में दीदी न काट्यार शेरुआ दुनी में ना त्यारे नाम यार शेरुआ दुनी में। आप दोनों की जोड़ी ऐसी थी जैसे एक रंगा बिल्ला बच्चों को बहुत पसंद आते थे बचपन में, जी, तो वैसी जी, ही जी, जोड़ी एक ऐसी अभूतपूर्व मित्रता, मुझे जी, लगता है कि आने वाले 500 वर्षों में ये दोस्ती आपकी याद रखी जाएगी। आपके स्वर में बात है। मैं आपने जैसे आप इतनी बड़ी बात और इतनी गंभीर बात कह रहे थे, मैं शारदा अनपढ़ की बातों को मैं खो गया था। जिस व्यक्ति ने कभी पुस्तकों का सहारा नहीं लिया, हाँ। जिस व्यक्ति को कभी इतना अधिक पढ़ने का मौका नहीं मिला, उन्होंने कैसी अद्भुत बात लिखी है कि जिस समय आप अंतिम यात्रा में होंगे, आप मर चुके हैं, तो उसके बाद आपकी जो आत्मा है वो पूछेगी क्या निशानी छोड़ जाइएगा आप। मेरा सौभाग्य है कि मैंने शारदा का बहुत सानिध्य पाया। सोंगन ड्रामा डिवीजन में थोड़ा सा शारदा के ऊपर मैं जाना चाहता हूँ। हाँ, आप बिल्कुल। शारदा अनपढ़ जो है सोंगन ड्रामा डिवीजन नैनीताल में थे जी। तो हम मुलाकात उससे पहले भी हुई थी, मुलाकात की जो बात है, लेकिन जो सानिध्य उनका मुझे खासकर मिला वो दिल्ली में मिला। दिल्ली में समर यात्रा करके एक बहुत बड़ा नाटक हम लोगों ने किया था, सोंगन ड्रामा डिवीजन की ही तरफ से किया था। उसमें मैं भी उसमें एक आर्टिस्ट के तौर पर था, कैजुअल आर्टिस्ट था मैं सोंगन ड्रामा डिवीजन में उस वक्त। तो वहाँ प्रेम मटियानी जी डायरेक्टर थे सोंगन ड्रामा डिवीजन के, और उसकी रिहर्सल 1-1.5 महीने चली थी हमारी दिल्ली में। तो उस समय शारदा के साथ खूब लंबे वक्त तक रहे, और उस समय भी शारदा ने मुझे ये कहा था कि तू छोटा हीरा सिंह है, तू जवान हीरा सिंह है, और हृदय भी बोला बूढ़े हो चुके हैं, मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन तू जवान है, तेरे से कुछ उम्मीद है कि तू हीरा सिंह जी के गीत अच्छे गाता है यार। उस समय मैं हीरा सिंह जी के ही लिखे गीत ज्यादातर गाया करता था, अपने भी गाता था, खुद भी लिखता था, और लेकिन हीरा सिंह राणा जी की रचनाओं को मैं उस वक्त भी कैसेटों के जमाने में खूब गाता था। आज वो इस दुनिया में नहीं, आपने उनका नाम फिर भी ऊपर रखा है। नहीं, अब शारदा अनपढ़ को आपने फिर से इस तरीके से, मुझे वो वाकया याद आ रहा है। बहुत मेरी कम उम्र के बहुत सारे लोग उनसे रूबरू नहीं हो पाए, और ना ही उनके बारे में इतना ज़्यादा साहित्य बहुत ज़्यादा विस्तार से मिला, और उतना उसको लाइमलाइट नहीं मिला कि नई पीढ़ी उसको एडॉप्ट कर पाती। लेकिन हमारे पिताजी साहित्य प्रेमी थे, और शारदा अनपढ़ जी को कभी कार्यक्रमों में बुला लिया करते थे। तो उनकी कैसेटें वो लेके मुझे बचपन में सुनाते थे। उन दिनों चूंकि कुमाऊनी भाषा का इतना दोहन हो चुका था हमारे क्षेत्र में कि हम लोग हिंदी भाषी और अंग्रेजी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी मुझे बीच बीच में ये शब्द सुनने को मिलते थे। उम्र बहुत छोटी थी, समझ नहीं आता था, लेकिन आज फिर से उन्हीं के स्वरूप में आपने आके मुझे मार्गदर्शन देने का काम। शारदा कभी स्कूल नहीं गए जी, जीवन में कभी स्कूल नहीं गए वो जी, और लेकिन आप डॉक्टर हैं। अरे ये बात है, हम वो मेरे जैसे कई डॉक्टर तो उनकी एक कलम पे थे, एक शब्द में उनके डॉक्टर बन जाते थे। ये आपका बड़ा ये सर, शिक्षा के बारे में बताइए, कहाँ से कैसे यात्रा रही, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ, कौन से गांव से? थोड़ा सा मैं आपके गांव भी जाना चाहता हूँ। हाँ, मैं पौड़ी गढ़वाल जिले का रहने वाला हूँ, और उफरे खाल एक जगह है जो थैलीसैंड ब्लॉक में पड़ती है, राठ मुल्क कहते हैं उसको, बहुत फेमस। तो मैं वहाँ उफरे खाल में ही पढ़ा, प्राइमरी से लेकर के, और 12वीं तक की शिक्षा मैंने जो है वहाँ उफरे खाल में ली, और प्राइमरी स्कूल में भी वहीं पढ़ा और इंटर कॉलेज में भी वहीं पढ़ा। मेरे पिताजी उस वक्त वहाँ वाइस प्रिंसिपल थे, और बाद में प्रिंसिपल हो गए थे। मतलब जब मैं 12वीं पास कर चुका था उसके बाद पिताजी जो है प्रिंसिपल हुए थे, तो मैं 12वीं तक वहाँ मैंने पढ़ा, और हीरा सिंह राणा जी से भी मुलाकात मेरी उफरे खाल में ही पहली बार हुई। उस समय हम छोटे छोटे बच्चे हुआ करते, प्राइमरी में पढ़ता था मैं पहले। तो साहित्य के प्रति रुझान कैसे? हाँ, वो यही बुनियाद है वो कि वहाँ राणा जी से मुलाकात हुई इसलिए कि पिताजी के मित्र थे हीरा सिंह राणा जी, और वो अक्सर जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी ऐसे प्रोग्राम होते थे ना स्कूलों में, बिल्कुल, तो पिताजी अक्सर उनको बुला लिया करते थे कि यार राणा जी आप आ जाना
एक आध गीत बच्चों को सुना देना। तो वो मानिला से वहाँ आते थे, नजदीकी था तो वो आया करते थे। मैं उनसे बड़ा प्रभावित हुआ बचपन में ही, और क्योंकि अब जब देखा कि वो घर में भी रहते हैं, गीत सुनाते थे, घर में भी सुना देते थे, तो अब उस समय ये पता नहीं था कि ये इतने बड़े कलाकार हैं, मुझे नहीं पता था, मतलब बच्चा था मैं। अब शाम को उन्होंने हमको गीत सुनाया, शाम को मैंने वो गीत रेडियो में सुना कि हीरा सिंह राणा वहाँ दुकान में बज रहा था, गंगा सिंह जी की दुकान। वो आपने घर में सुना था? वो घर में मैंने सुना। गीत था सर? थोड़ा नौली पराना। अच्छा। असकाल हरे जवाना मेरे नौली पराना, वो रेडियो में आ रहा था। हमने कहा कि रेडियो, हाँ वो बहुत बड़े कलाकार, रेडियो कलाकार हैं। मैं और ज्यादा प्रभावित हुआ। अच्छा जी, हम तो इतने बड़े कलाकार के साथ जो है मैं सुन के आ रहा हूँ पर्सनली। हाँ, मैं ऐसे मेरे को बिस्तर में बैठ के सुना रहे थे गीत, तो मैं और ज्यादा प्रभावित हुआ। तो फिर राणा जी के साथ मेरी मतलब जो है ऐसा हो गया कि मैं स्कूल से भी उनके घर चला जाता था। बहुत अधिक लगाव। हाँ, मैं 3-4 दिन उनके घर में रहता था, फिर उनके पास चला जाता था। तो गाने का शौक भी तभी जागा। अच्छा। तो उस वक्त राणा जी ने मुझे अपनी 2 किताबें दी थी, नहीं बल्कि 3 किताबें दी थी। एक किताब थी मनखों पड़ियों में, एक थी प्योली और बुरांश, और एक थी मन लेडानी। तो तीनों किताबें उन्होंने मुझे दी। गढ़वाली भाषा में? कुमाऊनी में। वो कुमाऊनी में ही गाया करते थे राणा जी। गढ़वाली में उन्होंने नहीं गीत गाए। अच्छा। उन्होंने हमेशा कुमाऊनी में गाए। यही कारण रहा कि आप कुमाऊनी के इतनी नजदीक पहुंचे? जी, यही कारण रहा कि मैं मतलब जो है कुमाऊनी के प्रति मेरा इतना लगाव हुआ। और फिर कुमाऊनी का ऐसा हुआ कि मुझे बड़े गूढ़ शब्द तक मतलब जो है मैंने सीखे, पढ़े तो सीखे। जी। तो उनके फिर अर्थ पता लगे। अब जैसे मैं आज ही बताऊं, हमारे कुमाऊनी में भी आप देखिए ना कितने कलाकार हैं। आज की डेट में तो मुझे लगता है कि हजारों की संख्या में है। पहले चुनिंदा कलाकार हुआ करते थे, और अगर उनको पूछ दिया जाए, एक शब्द पूछ दिया हम कि भाई अधपोष क्या होता है, अधपोषी उम्र क्या होती है, मुझे नहीं लगता कि आजकल के जितने भी नए कलाकार हैं इन शब्दों को जानते होंगे, जो हमारे लोक के शब्द। आज तो सर बीट पे ही लोग नाच रहे हैं। हाँ, ये है, अच्छा है वो, उसका भी एक फील्ड है, उसकी भी जरूरत है। समाज में हर चीज की जरूरत है। नव युवकों के लिए मैं ये सोचता हूँ कि जो हमारे नई पीढ़ी है वो नए कलाकारों के जब गीत सुनती है, उन पे थिरकती है, तो उसका सकारात्मक प्रभाव ये है कि वो अपने बोली भाषा से जुड़ रही है। लेकिन थोड़ा सा ये लगता है कि उनको उस लोक को समझना चाहिए कि हमारा लोक असल में क्या है। हम नएपन में गा सकते हैं, नए संगीत में गाएं, खूब करें, लेकिन हम जड़ को न छोड़ें। पेड़ है ना, पेड़ की टुक में जाना, सबसे ऊंचा तक तो आदमी चढ़ना चाहता है, लेकिन तभी तो चढ़ेगा जब जड़ मजबूत होगी, नहीं तो गिर जाएगा, नहीं तो गिरेगा। तो जड़ मजबूत होनी चाहिए, जड़ पहले देखनी है, उसके बाद उसमें चढ़ना है। एक लोक को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति का, लोक पर काम करने वाले व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अधिक होती है। उसको बहुत सोच समझ, जैसे एक डॉक्टर है, अगर वो गलत ऑपरेशन कर देगा तो आदमी का अंत काल निश्चित है, सामने है। उसी प्रकार अगर किसी बोली भाषा को गलत तरीके से प्रस्तुत अगर हम करेंगे तो उसका अंत निश्चित है। तो आज कहीं ना कहीं हम लोग कुमाऊनी के लोग मूल से भटक रहे हैं, आप फिर से हमें मूल पे ला रहे हैं। यही गुरु का काम होता है। नहीं, मैं तो खैर कौन होता हूँ लोक पर लाने वाला, लेकिन मेरा ये है कि मैं लोक को बहुत मानता हूँ। मेरा प्रेम है वो मेरा व्यक्तिगत हो सकता है ना, और उसको जो मेरे अंदर व्यक्तिगत मुझ में है, मैं अपनी चीज को अपने ही व्यक्तित्व को तो प्रस्तुत करूंगा, तो मैं वो प्रस्तुत करता हूँ। अगर उसमें लोगों को वो पसंद आ जाता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि हाँ, लोग मुझे ऐसा भी कहने लगे हैं कि मैं जैसे आपने मुझे एक बहुत बड़ा शब्द मेरे को बोल दिया कि लोक के प्रहरी। हालांकि मैं लोक का प्रहरी नहीं हूँ, मैं तो मेरा तो पेशा ही बिल्कुल अलग है। मैं तो लोक के लिए बहुत कम मैं तो ये आपको बहुत कम करता हूँ। लोक की प्रहरी तो मुझे लगता है कि बहुत हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसको करेक्ट कर लेना चाहिए। आप लोक के संरक्षक हैं। मैं चाहता हूँ कि अभी क्योंकि आपको बहुत लोग मानते हैं, संज्ञा होगी बहुत बड़ी। वर्तमान में आप एक विरले ऐसे कलाकार हैं, विरले ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके एक वैज्ञानिक भी प्रशंसक है, जिनका एक डॉक्टर भी प्रशंसक है, जिनका एक इंजीनियर भी प्रशंसक है, जिनका एक जिलाधिकारी भी, डीएम भी प्रशंसक है, एक एसडीएम भी। मेरा एक रिक्शा वाला भी आपके गीत को गाते हुए मिल जाता है, एक 70 साल का बूढ़ा भी आपकी गाने पे थिरकता हुआ मिलता है, और एक 16 साल का लड़का भी नाच रहा है, और 2 साल का बच्चा भी इस गीत को गा रहा है। नहीं, बस उसमें यह है कि उस गीत का मैंने क्या किया, हमने केवल गाया है। बहुत बड़ी बात तो रचनाकार की होती है।
जिनको अक्सर गाने वाला भूल जाता है। रचनाकार सबसे बड़ी चीज है, उसने कौन से शब्द लिखे, उसका क्या संदेश था जी। अब उसको उसी भाव में, उन्हीं शब्दों में जी। गाना, वही उसी तरह का उसमें संगीत देना, ये अलग चीज है। वो हमने भी दिया, ये यही उत्तराखंड में ही संभव है। हाँ। देवभूमि में, जो कि मुझे लगता है पूरी दुनिया जो है आडंबर पे जीती है। बॉलीवुड में तो अक्सर इसी बात की लड़ाई छिड़ी रहती है कि उसकी पंक्ति उसने गा दी है, उसका सिस्टम उसने, हाँ, और उसका नाम भी अपना ही बताने लगते हैं, लेकिन यहाँ हमारा ही गीत है। वहाँ नाम तो बताना पड़ेगा कि भाई इस रचनाकार की रचना है, या उसमें अगर कुछ बदलाव भी हुए हैं बाद में या किए भी गए हैं, तो तब भी लिखा जाना चाहिए कि मूल रचनाकार कौन। जैसे अभी तक हमने भी जो मैंने जिन जिन रचनाकारों की रचनाएं गाई हैं, जैसे शिरदान पढ़ हो गए, हीरा सिंह राणा जी हो गए, और मैंने उनकी भी गाई हैं। शेर सिंह कुमाऊनी जी को भी गाया है। शेर सिंह बिष्ट अलग थे, अनपढ़ जी, और शेर सिंह कुमाऊनी जी अलग थे, जिनकी स्वर्ग तराजू ने लिराता जिन्होंने लिखा था, और उसको लोग लोकगीत कह देते हैं, जबकि लोकगीत नहीं है, वो रचना है। और मोहन सिंह रीठागाड़ी जी को भी मैंने गाया है, बहुत पुराने लोग। आज इन सबको आपके माध्यम से जनता सुनने। मैंने गढ़वाल में नत्थीलाल नोटियाल जी की कुछ रचनाएं गाई हैं। गढ़वाली में मेरे कैसेटों में गाया मैंने, उस कैसेटों में उनकी भी रचनाएं गाई हैं। हुक्का क्लब में मैं जाना चाहूंगा। हुक्का क्लब में एक बहुत अद्भुत संत रहते हैं। जी जी जी। और जानकार तो उतने महान हैं, उनके बारे में मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। त्रिभुवनगिरी गोस्वामी जी, उर्फ त्रिभुवनगिरी महाराज जी। जी 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 जी। राजेंद्र बोरा जी, पहले नाम। हाँ, उनका नाम राजेंद्र। तो उनके बारे में, उनकी विशेषता के बारे में कुछ बताइए सर। ये राजेंद्र बोरा जी को भी मतलब मैं एक किसी परिभाषा में गढ़ने वाला, वो किसी परिभाषा में गढ़े जाने वाले व्यक्ति नहीं है, या बहुत बड़े शख्स हैं, बहुत बड़ी वो हैं। राजेंद्र बोरा जी ने बाद में संन्यास लिया। जब वो गृहस्थ जीवन में थे, उस समय से वो साहित्य की सेवा करते रहे। उन्होंने बहुत रचनाएं लिखी। इवन जो हमारी कुमाऊं की जो पहली फिल्म, फीचर फिल्म थी मेघा के गीत, योडाना का पारा देखी छो नारे नारा, जहाँ से दीवानदा ने अपने गीतों की जिस जंग से शुरुआत की, उनको पहचान मिली जी, जहाँ से पहचान मिली, वो राजेंद्र बोरा जी, त्रिभुवनगिरी जी महाराज के ही लिखे हुए गीत थे। त्रिभुवनगिरी महाराज जी लक्ष्मी भंडार, हुक्का क्लब, रामलीला हो, या अब अच्छा एक चीज देखिए, हमने उनका एक बहुत बेहतरीन पॉडकास्ट लिया पूरी उनकी। अच्छा, हाँ, उनका बड़ा साहित्य हमें मिला है और अभी तक मिलता है। अभी भी आपका जिक्र कर रहे थे। जी। मैंने बल्कि कुछ रचनाएं मैंने उनसे कहा है कि आप इस थीम पर कुछ रचनाएं लिख दीजिए, तो उनको मैंने कहा आगे लाया जाना चाहिए और आगे उन चीजों को किया जाए। सर, गढ़वाल में मैं आना चाहूंगा जी। गढ़ रत्न नरेंद्र नेगी जी, श्री में नाम के आगे लगाना चाहिए। हर व्यक्तित्व का तो वैसे तो नाम ही उनका पूर्ण है, नरेंद्र अपने आप में एक पूर्ण नाम है जी। उनके अलावा भी और भी कोई जागर सम्राट हैं। मैं बहुत सारे नामों को करेक्ट अगर भूल जाऊंगा तो आप करेक्ट कर देंगे। जी। इस यात्रा के बारे में बताइए कि कितना आवश्यक है और कितना जरूरी है। क्योंकि आपने लोक और रचना में भी अंतर, अभी मैं वहां तक आऊंगा। पहले मैं गढ़वाल को टच करते हुए जौनसार से वापस होते हुए कुमाऊं आऊंगा। थोड़ा इस क्षेत्र में किस तरीके से आपकी यात्राएं रही और किन किन के साथ क्या क्या यात्राएं रही, वो भी हम जानना चाहते हैं। हाँ, मैं अगर मंचों की बात करूं, लोक मंचों पर, तो मंचों पर मैंने नेगी जी के साथ भी बहुत काम किया। नेगी जी के साथ में कई शहरों में उनके साथ मंच साझा किए। उनकी एक विशेषता भी आप बताइए हमारे टीम में गया। उनकी सबसे बड़ी विशेषता अगर मैं नेगी जी की बताऊं, उनकी सरलता जी। वो बहुत आसानी से अवेलेबल है जी। सबसे बड़ी विशेषता ये कि आप उनके घर पे कभी भी जा सकते हैं, उनसे कभी भी कुछ सुन सकते हैं, उनसे कोई भी राय ले सकते हैं। लोक के बारे में, साहित्य के बारे में आपको जो गाइडेंस चाहिए, आपको एक कलाकार के तौर पर या एक श्रोता के तौर पर या एक छात्र के तौर पर आपको सब मिलेगा, बहुत आसानी से मिलेगा। एक बहुत बड़ी विशेषता क्या है जो किसी के पास नहीं है अब तक, न गढ़वाल में न कुमाऊं में, वो पूरी तरह प्रोफेशनल है और पहले से प्रोफेशनल रहे। उन्होंने कोई भी चीज मुफ्त में नहीं की, जबकि हमारे अन्य लोक कलाकारों ने वो फकीरी में जिए। चंद्र सिंह राही जी बहुत बड़े लोक कलाकार रहे गढ़वाल के।
नेगी जी से पहले के कलाकार, जी जी जी, उनसे पहले जीत सिंह नेगी जी भी हुआ करते थे, जी जो मैं प्रसिद्ध कलाकार बता। जी जी, चंद्र सिंह राही जी कहीं भी चल देते थे। आपने बोला कि कार्यक्रम है जी, हमारे गांव में ग्राम सभा ने रखा हुआ है, राही जी आपको आना है, राही जी पहुंच जाते थे। आप नेगी जी को ऐसे नहीं बुला सकते। मैं सर एक चीज कहना, हीरा सिंह राणा भी ऐसे जाते थे। एक सिद्ध होता है, एक प्रसिद्ध होता है। प्रसिद्ध तो आजकल इंदिरा आर्या भी बहुत है, हाँ, लेकिन सिद्ध होना और प्रसिद्ध होने में बड़ा अंतर होता है। प्रसिद्ध कोई भी हो सकता है, सिद्ध होने के लिए सदियां लग जाती हैं। मुझे लगता है कि एक सिद्धस्थ, आप सिद्धस्थ हैं, दोनों भाषा में बराबर पकड़ है, हिंदी में तो और अद्भुत पकड़ है। और ये 3 गुण एक साथ हम, मेरे आंखों के सामने मैं देख रहा हूँ, पूरा भारतवर्ष इस पॉडकास्ट को देखेगा, बहुत अच्छे लोग देखेंगे। तो आपके व्यक्तित्व के बारे में आपके सामने तारीफ करने का कोई अर्थ ही नहीं है, जो सत्य है सामने उसको मैं कह रहा हूँ। मैं सर कुमाऊं में फिर से लौटना चाहता हूँ जी। आपकी यात्राएं अद्भुत रही है। मैं लोक और रचना में थोड़ा सा आपके से जानना चाहता हूँ कि क्या अंतर है, थोड़ा लोक और रचना में बताइए। देखिए, रचना ही बाद में लोक बन जाती है जी, हालांकि बहुत अंतर है जी। लोक वो है जो लोक से उपजा, लोक से उपजा माने आम जन से उपजा जी। हमारा लोक कैसे उपजा, वो जैसे हमारे यहाँ क्या होता था पहले, जो मेल मिलाप के संसाधन थे या एक दूसरे से कम्युनिकेशन के जो संसाधन थे, वो मेले थे जी। मेले ठेले ही होते थे जी। आजकल के तो जो मेले ठेले आज भी हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, पहले कम होते थे, अब ज्यादा हो रहे हैं जी। वो व्यावसायिक हो गए। ठीक है, व्यावसायिकता बहुत जरूरी है, होने भी चाहिए, और जो अब हो रहे हैं ठीक हो रहे हैं। उस समय मेला लगता था, कुछ विशेष आयोजनों में लगते थे, पंचमी में लगता था, या किस बैसाखी में लगता था, या किसी और उत्तरायणी में लगता था। तो वहां क्या होता था कि तमाम आसपास के चारों गांवों के लोग उधर पहुंचते थे। उसमें हमारी वो बहनें भी होती थी, माता बहनें होती थी, जो अपने ससुराल से आती थी और वहां मायके वालों से मिलती थी, फिर ससुराल चली जाती थी। मतलब मिलन मायका नहीं पहुंच पाना है, लेकिन मेले में पहुंच गए तो मायके वालों से मिल गए। अब उस समय वहां भी रोना धोना होता था, बिछड़ते हुए या मिलते हुए। तो क्या करते थे, अपनी बात को गीत के माध्यम से रख देते थे, तो उसके बाद वो सब लोग मिल के जो है गीत गाते थे। अब वही तुकबंदियां चलती थी जी, कि वहीं से मेरे गांव में ये हुआ, उभरती थी आप, हाँ मेरे गांव में ये 100 में 100 में, अब उन्होंने अपनी बात कह दी, तो वो लोकगीत बन गो जी। बादम लोगों के जोड़ ले है, कुछ और जोड़ दी तो लोकगीत बन गो। तो लोक से उपजी हुई चीज लोकगीत बना। मैं इसी का, जितना मैं आपसे एक गुरु और एक शिष्य की बात हम करें, तो मैं आपसे ये सीख पाया कि रचना एक व्यक्ति से निकली, और जब अनेक रचनाएं मिलके और करेक्ट हुई, सब लोगों ने, हाँ, दिल की बात निकली, वो जो कहीं लिखी नहीं गई जी, वो लोकगीत बन गया। और लोक जो है वो सबका है, और जो रचना है वो किसी व्यक्ति विशेष की है। बाद में क्या होता है, यही बात आप कहना चाह रहे थे कि जो प्रोफेशनल व्यक्ति है वो केवल निजता के लिए है, और जो लोक है सार्वजनिक है, निःशुल्क है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ये भी कहना चाहूंगा कि जो रचनाएं हैं, रचनाएं बाद में लोक में बदल जाती हैं। जैसे जीत सिंह नेगी जी ने गीत लिखे जी, कई गीत लिखे, तो वो बाद में लोकगीत कहलाने लगे, लेकिन रचना तो उन्हीं की थी ना जी जी, नेगी जी की, जीत सिंह नेगी जी की थी। ऐसे नरेंद्र सिंह नेगी जी के गीत, ऐसे हीरा सिंह राणा जी के गीत, ऐसे ही चंद्र सिंह राही जी के गीत, ये अब धीरे धीरे लोक गीतों में परिवर्तित, क्योंकि ये लोक की धरोहर बन चुके होंगे, हर आदमी इनको गा रहा होगा। किसी के पास हो सकता है वो रचना पूर्ण न मिले बाद में। अब मैं एक आप ही के पास आना चाहता हूँ जी जी जी। हे जन्म भूमि तेरी जय जयकारी हो जी जी, इसको पहले तो हम चाहते हैं कि आपके सुमधुर कंठ से पूरा भारतवर्ष सुने, जरूर। उसके बाद हम इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं। ये अद्भुत हो गया है, कितनी पार्टियों का तो ये एंथम सॉन्ग हो गया है। हाँ, इसको अब नेता लोग गाते रहते हैं, खैर हमें क्या, वही नेता गाते हैं जो जानते हैं। मैं एक बात भी अपने उत्तराखंड को आश्वस्त कर दूं कि जो इसको गा रहे हैं वो वाकई बहुत जानकार और बहुत अच्छे लोग हैं जो इस चीज को जान रहे हैं। सर समाज गाता है जी, जी। हे जन्मा भूमि तेरी जय जयकारी हो, हे जन्मा भूमि तेरी जय जयकारी हो, गाओ झूमी झूमी तेरी जय जयकारी हो, आहा गाओ झूमी झूमी तेरी जय जयकारी हो, हे जन्मा भूमि तेरी जय जयकारी हो। हम छो त्यारा बीरा धर्म नम धीरा,
हम छो त्यारा बीरा धर्म नम धीरा, कृष्ण जू को चक्र छो हम, कृष्ण जू को चक्र छो हम, राम जू को तीरा, तेरी जय जयकारी हो, ओहो हे जन्म भूमि तेरी जय जयकारी हो। ये हीरा सिंह राणा जी की रचना है। स्वर आपने दिया। गुरु और शिष्य, तो मुझे लगता है कि गुरु और शिष्य एक ही होता है जी, उन्हीं से मैंने जो सीखा, एक है वही अनेक उनसे बहुत प्रभावित रहा हूँ, इसलिए उनकी रचनाओं को ज्यादातर आपने गाता जो हूं। ये गाया सर, ये मुझे लगता है कि भगवान श्री राम के कंठ से निकले हुए स्वर की तरह है। उन्होंने कहा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, और आपने कहा कि हे जन्म भूमि तेरी जय जयकारी हो। ये उस लेवल की बात आपने कही, इसलिए ये आज भी और आने वाले न जाने कितने वर्षों तक, जब तक डिजिटल प्लेटफॉर्म रहेगा, आपके स्वर हमारे जन जन तक रहेंगे और लोग इसका अनुसरण करेंगे। क्या अद्भुत! मुझे तो लगता है कि ऐसा ही कोई एक नेशनल एंथम की तरह ऐसे धुन में कोई राज्य का एक बहुत बेहतरीन गीत फिर से लिखने का समय आ गया है। जी जी जी, मुझे लगता है कि इससे पहले जो काम हुआ बहुत अच्छा काम हुआ, लेकिन उतना अच्छा अभी उत्तराखंड को हम प्रेजेंट नहीं कर पाए हैं। बहुत बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। ये तो मैं चाहता हूँ कि वो लिखे कोई भी, पूरे देश में एक से एक साहित्यकार हैं, लेकिन गाएंगे आप। और इन्हीं विषयों को हम छूते हुए और थोड़ा आगे जाना चाहते हैं सर जी। तो सर ये डॉक्टरी जो डॉक्टर वाला है ना, विशेष कोड जो आपको विशेष बना देता है, तो उसके बारे में बताइए कि वहां तक का सफर क्या रहा, कैसे रहा? नहीं, मेरा सफर तो देखिए, मेरा सफर अलग है, मुझको जाने दीजिए। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा पहले। 12वीं मैंने साइंस से की जी। फिर मैंने बीएससी किया, यानी मैं ग्रेजुएशन तक भी साइंस का विद्यार्थी रहा, लेकिन रुचि तो कला में थी जी। अब विज्ञान का उस कला से कोई मुझे लगा कि मैं जानने में सहयोगी होता है, कहाँ जा रहा हूँ। साइंस जानने तक सहयोग किया, फिर जो जाना उसको कलात्मक तो भीतर बचपन से ही बड़े बड़े पिताजी का आशीर्वाद रहा कि बड़े विद्वानों मैंने क्या किया कि बीएससी के बाद मैं नौकरी करने चला गया जी। नौकरी करने चला गया, लेकिन आगे भी पढ़ने की इच्छा थी जी। मैंने फिर एमए इंग्लिश लिटरेचर में किया जी। और लिटरेचर में इसलिए किया कि पत्रकारिता में बहुत शौक था हाँ। कि पत्रकारिता करूंगा। कितने वर्ष हो गए सर पत्रकारिता में आए? भी पत्रकारिता को 30 साल से ज्यादा हो गए, और सक्रिय पत्रकारिता में मतलब 30 साल से मैं नौकरी ही कर रहा हूँ पत्रकारिता की। और लगभग मैंने सभी बड़े संस्थानों में, पहले मैं प्रिंट में रहा 11 साल, वहां भी नौकरी करवाई आपने। यहाँ भी नौकरी करवा रहे हैं बहुत लोग। और फिर मैं टेलीविजन में आया जी। फिर टेलीविजन की भी अब बहुत लंबी यात्रा रहेगी। अभी एचएनएन में आप यहाँ पर किस? IND 24 न्यूज चैनल को मुख्य रूप से मैं देखता हूँ जी। और एचएनएन से भी मेरा बहुत अच्छा संबंध है, पूरा 10 साल से मैं एचएनएन के साथ रहा। वैसे सारे आप में ये विषय, और फिर पत्रकारिता में ही मैंने जो है डॉक्टरेट की। मैंने देखा कि अभी अभी आपसे इतने लोग मिलने के लिए, आपके आशीर्वाद लेने के लिए आते रहते हैं, सारे पत्रकार आपसे सीखते हैं। तो सर हाँ, डॉक्टरी में मैं आ गया। डॉक्टरी तो कैसे? तो जब पत्रकारिता करने लगा, फिर एक बार मेरा ये मन किया कि मैं एकेडमिक में मुझे जाना चाहिए। अपने आप ही लगा कि यार पत्रकारिता बहुत कर ली है, लेकिन जिस ढंग के नई पीढ़ी के पत्रकार जो अब हमारी इंडस्ट्री को मिल रहे हैं, मैं इंडस्ट्री कहूंगा अब मीडिया को, मीडिया इंडस्ट्री बन चुका है, वो पत्रकारिता का ध्येय तो गया, बहुत बड़ी बात कह दी, अब इंडस्ट्री बन चुका है। तो जो लड़के इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, इस पत्रकारिता में अब आ रहे हैं, वो मैंने देखा कि लाखों की फीस दे के पढ़ते हैं। लाखों की फीस देने के बावजूद वो जब इस इंडस्ट्री में आता है तो वो 40% भी तैयार नहीं होता, मतलब वो प्रोडक्ट हमको 40% नहीं मिलता जी। हमें 40% तो तैयार मिले बच्चा जो पढ़ के आया, 40% तक तो वो सीखा हो, 60% हम सिखा देंगे प्रैक्टिकल, तो 100% का हो जाए। लेकिन हमको मिलता है 15%, 10% का बच्चा। फिर मुझे लगा यार मुझे पढ़ाना चाहिए, तो यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़ाऊं? मैंने कहा यार इसके लिए तो पीएचडी चाहिए, तो मैं पीएचडी कर लेता हूँ। सच्चाई ये है। तो मैंने पीएचडी की, पत्रकारिता में ही पीएचडी की, न्यू मीडिया में की। न्यू मीडिया में इसलिए की कि जमाना न्यू मीडिया का है, इसलिए मैंने न्यू मीडिया टॉपिक जो है न्यू मीडिया चुना, न्यू मीडिया में की। लेकिन फिर जब मैंने देखा कि यूनिवर्सिटीज की हालत तो बहुत खराब है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हमको दिखती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा दिखता है, सब कुछ दिखता है, लेकिन सैलरीज वगैरह इस ढंग की नहीं थी कि जैसे मेरे ऊपर भी बहुत जिम्मेदारियां हैं, घर के बच्चे हैं, पढ़ते हैं लिखते हैं। अब तो खैर नौकरी करने लगे तो अब मैं जिम्मेदारी मुक्त हूँ, उस हिसाब से उतनी चिंता नहीं है।
लेकिन पहले थी तो सैलरी भी बहुत अच्छी चाहिए, तो वो देखा कि सैलरीज भी नहीं है, या तो सरकारी में ही सैलरीज है, और सरकारी नौकरी में करना नहीं चाहता पहले से ही, और आज भी नहीं करना चाहता हूँ कि मैं सरकारी नौकरी पे कहीं एक प्रोफेसर बन के बैठ जाऊं और बच्चों को जैसा लोग कर रहे हैं, तो कोई मैंने कहा फिर ठीक है, मैं इसी इंडस्ट्री में ठीक हूँ। फिर मेरे पे तो कला का फतूर बहुत ज्यादा है, उस लोक का, उस कलाकारी का, तो मैं उस कलाकारी के लिए भी अपने आप को थोड़ा स्वतंत्र रखना चाहता हूँ। और अब खैर दीवानदा चले गए, लेकिन अब मतलब मेरा ये है कि मैं इस क्षेत्र को नहीं छोड़ूंगा, और मैं जितना हो सके मैं करूंगा सिर्फ और सिर्फ लोक के लिए, सिर्फ साहित्य के लिए। मैं चूंकि सर साहित्य और सर आपने बहुत ज्ञान की बातें कही हैं, लेकिन एक कुछ बातें हैं, चूंकि मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, तो साहित्य के विद्यार्थी की कुछ अपनी अपेक्षाएं होती हैं, और बहुत सारे युवाओं की अपेक्षाएं विद्वानों से होती हैं। बड़े गुरु जो हम लोग जब जाते थे, बहुत देश के बड़े बड़े कवियों का मैं एक आधों का जिक्र करूंगा तो और नाराज हो जाएंगे, बहुतों का सानिध्य प्राप्त किया है। तो अक्सर हम लोग कवि मंचों में बड़े कवि लोग और अच्छे कवि लोग एक बात कहते हैं कि जो वृक्ष नए कोपलों को का स्वागत नहीं करते हैं, वो ठूट हो जाते हैं। बिल्कुल, अक्सर ये उनकी कहावतें हैं। हीरा सिंह राणा जी ने अगर आपको गोद में नहीं उठाया होता तो आज उनका नाम नहीं होता, मुझे ऐसा व्यक्तिगत तौर पे लगता है। वैसे ही इस राज्य में तमाम संभावनाएं हैं, बहुत सारे लोगों से अपेक्षाएं नहीं होती हैं, क्योंकि अपेक्षाएं उसी से होती है जो पूर्ण होता है। आप पूर्ण हैं, तो मैं उन बच्चों की तरफ से एक प्रश्न आपसे करना चाहता हूँ कि क्या उन बच्चों का कभी मन हुआ आपके साथ काम करने का, तो आप स्वागत करेंगे ऐसे? बिल्कुल, मेरा तो अहोभाग्य होगा कि मैं उन बच्चों पर जो है कुछ शब्दों की दूध की छींटे मार सकूं, ये उस साहित्य को उन बच्चों को भी समझा सकूं। भले ही मैं साहित्य न लिखता हूं मैं, लेकिन मेरी वैसी रचनाएं नहीं, मैं जिनको गाता हूँ, आपके साहित्य को गाता हूँ, उस साहित्य का अर्थ, उस साहित्य के शब्दों को उनका जरूर मैं उनकी जड़ों में डालना चाहूंगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको मोहर नहीं मिल पाती, प्रमाण पत्र नहीं मिल पाता। बिल्कुल सही बात। एक प्रमाण पत्र जो है कि आपके साथ अगर कोई गाए और उनको अवसर आप देंगे, तो मुझे लगता है कि उनका भविष्य उज्जवल होगा। और मेरा भी सही दिशा से सीख के जाएंगे तो मुझे लगता है कि ये उनके लिए बहुत उत्तम होगा। और ये तो आप पहले से, चूंकि आपने मुझे आशीर्वाद दिया इस पॉडकास्ट के लिए, और आप अक्सर समय, आप इतने व्यस्ततम कार्यक्रम में से आपने मुझे समय दिया, मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करूंगा। अंतिम प्रश्न के साथ, क्योंकि सर आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है। इस राज्य में तमाम संभावनाएं ऐसी हैं, जैसे हम हुक्का क्लब की बात कर रहे थे, वहां पर भी हमारे जो बोरा जी हैं, बोरा जी ने ये प्रश्न उठाया था कि अभी तक बहुत सारे कलाकारों की पेमेंट जो है संस्कृति विभाग से अटकी हुई है, और बहुत मिनिमम चीजें हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो मुखर पत्रकार भी हैं। देखिए, मैं ये बड़ी विडंबना है जी, हमारी सरकार ने पूरा एक मंत्रालय रखा हुआ है, विभाग रखा हुआ है इसके लिए जी। संस्कृति मंत्रालय है, उसका एक संस्कृति विभाग जी जो है, जो लोक के नाम पर, लोक संस्कृति के नाम पर बनाया गया, संस्कृति से पहले उसी के संवर्धन के लिए बनाया गया जी। वो संस्कृति विभाग ही संस्कृति के संवर्धन के लिए, संस्कृति का संवर्धन के नाम पर वहां जो होता है कि छोटे छोटे ग्रुप्स कलाकारों के आ जाते हैं। अब आप देखिए, वो कलाकार कौन है जो आते हैं उस संस्कृति विभाग में ऑडिशन देने के लिए और इम्पैनल होने के लिए? वो बच्चे हैं जिनका लगातार संस्कृति के प्रति प्रेम है, या गीतों के प्रति प्रेम है, संगीत के प्रति प्रेम है। अब उनका यूज कहाँ करता है वो विभाग? सरकारी कार्यक्रमों में उनका नृत्य हो जाता है, मैदान में उनका नृत्य हो जाता है, होता ही है। या सत्ता पक्ष की पार्टी का अगर कोई काम हो रहा है तो संस्कृति विभाग से कह दिया जाता है, क्योंकि दूसरा कलाकार तो 1 लाख रुपया अकेला मांग रहा है गीत गाने के, और उनको 8,000 रुपए, 10,000 रुपए, और वो 15 कलाकार, क्या मानदेय मिलता है साहब जी। और वो उस गाड़ी में आते हैं, और आपको पता है, मैंने उनको जब देखा, उन कलाकारों को, मैं अंदर से रोना आ गया जी। समोसा खा रहे हैं वो दिन में लंच के टाइम पे, चाय तक नसीब नहीं है। कई बार होता है ऐसा। जबकि दूसरी ओर से मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगते हैं कि 1200 करोड़ रुपया, 1000 करोड़ रुपया अपनी वो अलग चीजें हैं, मैं उन चीजों पे नहीं जाऊंगा। मैं सूचना विभाग की बात करता हूँ, सूचना विभाग में भी कलाकार जाते हैं, मैंने वहां देखा है कि वो लोग तो कई बार मानदेय बढ़ा के देते हैं। लेकिन हमारा संस्कृति विभाग क्या करता है? वहां सूचना विभाग को मैंने देखा कि वो उनके लिए लंच की व्यवस्था करता है, रिहर्सल में भी
जी। वो लोग अगर ऑडिशन देने जाते हैं उनके लिए लंच जी। नाश्ते की व्यवस्था होती है, गाड़ियों का पैसा अलग होता जी। है और उनका जो मानदेय बाद में तय होता है उसको वो दे देते हैं। ऐसा जी। मतलब मैंने अपनी आंख से देखा है। जी सर। नियमावली में क्या है, ये नियमावली मैंने पूरी पढ़ी नहीं, लेकिन इतना मुझे पता है जो व्यक्तिगत तौर पर जो नॉलेज है कि वो ये है कि उसमें से एक कलाकार का जो पैसा है वो 2000 रुपया भी पर प्रोग्राम नहीं है। वो क्या प्रोग्राम 2000 में कर देगा। चक्राता से सपोज आपने कलाकार बुलाना है, एक टीम बुलानी है जो संस्कृति विभाग की है, वो वहां से देहरादून भी आते हैं, सबसे नजदीक देहरादून है। चक्राता से आएगा 3 घंटे में, 2.5 घंटे में पहुंच जाएगा। उस 2.5 घंटे में उसने गाड़ी का पैसा भी उन्हीं का, आना जाना उनका, कपड़े लत्ते जो ड्रेस उन्होंने पहनी है वो उनकी, गर्मी का मौसम है चाहे जैसा है, पानी की बोतल उनके पास है कि नहीं है, और उसके बाद उन्होंने वहां डांस करना है, दोपहर की धूप में मंच पे करना है कि ग्राउंड में करना है, और बाद में उनको 2000 रुपए भी न मिले। ये कलाकार की दशा इसलिए बनाया गया है संस्कृति विभाग, इसलिए मतलब बंद करिए उसको। उससे बढ़िया कि फिर तो दूसरे कलाकार अपने आप अपने ग्रुप्स को लेकर के आप तब बुलाइए ना उनको। बिल्कुल। आप, मैं संस्कृति विभाग में इम्पैनल नहीं हूं ना, मैं कभी नहीं गया मैं कि मेरे को संस्कृति विभाग में इम्पैनल किया जाए या कुछ किया जाए। मैंने ना वहां ऑडिशन दिया ना कुछ किया, लेकिन वो मुझे बुला के देखे, मैं कभी ना जाऊं। जी सर। 1 लाख रुपया दिए वो एक गाने का, मैं तब ना जाऊं, क्योंकि मन खट्टा है। इन्होंने हमारे कलाकारों के साथ इस ढंग का व्यवहार किया, लेकिन क्या करें, लड़े कौन। और आखिर क्या होता है, वो जो उत्साहित होते हैं कलाकार, नव कलाकार हमारे जो ग्रुप बना करके वहां जाते हैं, उनके कार्यक्रम करते हैं, बाद में वो हतोत्साहित हो जाते हैं। और आखिर में क्या होता है उनका कि जब उन्हें बुलाया भी जाता है वो नहीं जाते, उसके बाद ग्रुप तोड़ देते हैं, फिर कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है। उनको फिर संस्कृति से, उन गीतों से, गीत संगीत से उनका मोह भंग हो चुका। ये हश्र होता है। जब कभी आप अकेले बैठे रहते हैं, जब आप परम आनंद में होते हैं, उसमें ऐसा कौन सा गीत है जिसको आप गाते हैं, फिल्मी भी हो या कुमाऊनी, उस गीत को गाने के साथ मैं चाहता हूं कि पॉडकास्ट हम यहीं पे, आपके समय की एक निश्चित लिमिटेशंस है। मैं गीत तो बहुत गाता हूं अकेले, और जो आपको सबसे मजा जिसमें आता हो। अब जैसे आजकल मुझे एक और गीत तो मजा आता है, उसको मैं बहुत दिन से लगातार गा रहा हूँ। जी सर। ये भी हो सकता है कि उस गीत को मैंने भी हाल में ही रिकॉर्ड किया और अभी निकाला भी है, राणा जी की ही रचना है। जी जी जी। तो वो है, कैक आस पड़ी भी में जो घो कह गई ही में, जी, यो सांस टूटी के की, यो जई को पोतई दी में, कैक आस पड़ी भी में जो घो कह गई ही में। ये अभी 27 तारीख को ही आपने लॉन्च किया हुआ है। जी, आपके यूट्यूब चैनल से। यूट्यूब चैनल का नाम मैं जानना चाहूंगा कि हमारे दर्शक भी चूंकि वो देखने जाएंगे, तो वो लिंक आप बता दीजिए। उस पे 2 नाम है, अजय ढोंडियाल, हीरा सिंह राणा ऑफिशियल, HR करके। जी, HR ऑफिशियल करके जी चैनल है। वहां से आपका ये गाना जो है हम सब लोग सुनेंगे, बहुत अच्छा। मैं इसका थोड़ा सा अर्थ भी, चूंकि सर बहुत गंभीर बात कह दी है और कैक आंस पड़ी भी में, किसके आंसू पड़े जमीन में, जी, जो घाव कर गई हृदय में। आंसू पड़ा वो जमीन पे, लेकिन घाव कर गया दिल में। जी, कैक आंस पड़ी भी में जो घाव कर गई ही में, जी। यो सांस टूटी कैक की, ये किसकी सांस टूटी, यो जई कई पुतई दी में, ये कौन सा पुतंगा दिए में जल गया पतंगा। ये इस मुखड़े का अर्थ। और ये वही उसी लेवल की बात होगी जब पहली बार आदि कवि वाल्मीकि जी ने जब कविता प्रस्फुटित हुई थी, हमारे रामायण जब उन्होंने लिखी थी, तो उसका जो पहला श्लोक है उसी से मिलता जुलता आपने बड़ी गंभीर बात, हीरा सिंह राणा जी जहाँ भी स्वर्ग में हैं, ईश्वर के चरणों में आनंद कर रहे होंगे, तो वहां से आपको देखकर और खुद खूब आनंदित हो रहे होंगे आपको देखते हुए। इन्हीं के साथ आप देखते रहिए वॉइस ऑफ परिवर्तन।